हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लवीशा। तो आज की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हमारा टॉपिक है सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स एंड देयर रिजल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, जिसके ऊपर नॉर्मली एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम इसको एक स्टोरी की तरह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इसी टॉपिक की एक स्टोरी देख लेते हैं क्या। अब देखो, हमने लास्ट उसमें देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो आपका 200 BCE आते आते खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट एंड हो गया था और कुछ 10-20 सालों के अंदर कंप्लीटली एंड हो गया था। अब मौर्यन एम्पायर जब तक था, नॉर्मली पूरे इंडिया के ऊपर मैक्सिमम जो इंडिया का एरिया था उसको कौन कवर कर रहा था? आपका मौर्यन एम्पायर। अब उसके बाद की स्टोरी क्या हुई? अब मौर्यन एम्पायर तो खत्म हो गया, दोबारा से हमारा इंडिया क्या है? फ्री है। तो अब इंडिया के अंदर किसने रूल किया? तो मौर्यन एम्पायर के बाद जो मौर्यन एम्पायर को टेक ओवर किया वो आपका किया शुंगा डायनेस्टी ने। पुष्यमित्र शुंगा जो थे वो राजा बने और जो शुंगा डायनेस्टी थी उसने मौर्यन एम्पायर को टेक ओवर किया। लेकिन अब मौर्यन एम्पायर को शुंगा डायनेस्टी ने कौन से एरिया के अंदर टेक ओवर किया? जो आपका बिहार और यूपी वाला एरिया है, जो मेन हब था मौर्यन एम्पायर का, उसको। अब दो जगह फिर भी बच गई, आपकी साउथ एरिया भी बच गया, साउथ का रीजन भी बच गया इंडिया के अंदर, और आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। उस टाइम तो इंडिया पहले से भी अब से भी ज्यादा बड़ा हुआ करता, बिकॉज पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर इंक्लूड था, अफगानिस्तान का एरिया भी इंडिया के अंदर इंक्लूड था। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न आपका रीजन था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका कश्मीर वाला, हिमाचल वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन, वो फ्री हो गया। मौर्यन एम्पायर के एंड के बाद वो फ्री हो गया। तो उसका फायदा किसने उठाया? उसका फायदा उठाया ग्रीक्स ने। सबसे पहले किसने उठाया? ग्रीक्स ने उसका फायदा उठाया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? पहली चीज तो इंडिया इतना सुपीरियर माना जाता था उस टाइम पे कि सब इंडिया को रूल करना चाहते थे। दूसरी चीज क्या थी? जो ग्रीक्स का खुद का एरिया था, वो खुद का एरिया उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ईरान के इम्पैक्ट की वजह से उनके पास उनके खुद के एरिया के ऊपर उनके ऊपर खतरा था। तो उन्होंने सोचा सिंपल सा कि लेट्स मूव टुवर्ड्स इंडिया, और वो इंडिया की तरफ उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया। और इस तरह से जो इंडो ग्रीक एम्पायर है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। कौन से एरिया के अंदर? नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ वेस्ट के अंदर कौन सा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ? इंडो ग्रीक एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। आज की क्लास में हम कौन से राजा देखेंगे, कौन से किंगडम्स देखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुए आफ्टर मौर्यन एम्पायर। कल हम देखेंगे जो इंडिया का बीच का रीजन था, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उस रीजन के अंदर कौन से किंगडम इस्टेब्लिश हुए। देन हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर के बाद साउथ के अंदर कौन से किंगडम इस्टेब्लिश हुए। बाद में ये सारी स्टोरी कहाँ कंबाइन होगी? जाकर गुप्ता एम्पायर के ऊपर, जहां पर फिर से गुप्ता एम्पायर ने मेजर इंडिया के सभी पार्ट्स को दोबारा से अपने कंक्वायर किया और दोबारा अपने अंडर स्थापित किया। तो अब स्टोरी, हम बैक टू स्टोरी आते हैं। इंडो ग्रीक ने एस्टेब्लिश किया, इंडो ग्रीक ने रूल किया काफी टाइम तक। फिर क्या हुआ कि देखो, एंड तो हर एम्पायर का आना होता है, चाहे किसी वीक रूलर की वजह से आए, ड्रॉट की, फ्लड की, अर्थक्वेक की, किसी इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से, या किसी भी रीजन से। अब इंडो ग्रीक का भी एंड आया। इंडो ग्रीक का एंड आने के बाद कौन आए? शाकास, जिन्होंने इंडिया के अंदर नॉर्थ की साइड से लेकर नीचे डेक्कन के एरिया तक 5 पार्ट्स के अंदर अपने एम्पायर को डिवाइडेड किया, शाकास ने। अब शाकास का भी एंड आना था। शाकास के सबसे फेमस रूलर कौन से हुए? रुद्रदमन। रुद्रदमन शाकास के सबसे फेमस रूलर हुए, जिनको सबसे ज्यादा हिस्ट्री के अंदर जिनके बारे में लिखा गया और जिनकी वर्किंग्स के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया। अब एंड तो शाकास का भी आया। शाकास का एंड आने के बाद किन का एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ? पार्थियंस। फिर कौन आए? पार्थियन। इनके बारे में आपको हिस्ट्री के अंदर ज्यादा नहीं मिलता, बिकॉज इनका इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं रहा इंडिया के अंदर। फिर इनके बाद कौन आए? जब इनका रूल भी खत्म होना था, जब कौन आए? कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर ये भी काफी इंपॉर्टेंट एम्पायर
माना गया। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन माने गए, किंग कौन माने गए, कनिष्क। आई होप आपने कनिष्क का नाम भी सुना होगा। इनके इम्पोर्टेंट रूलर कौन माने गए, कनिष्क माने गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका कुषाण एम्पायर भी क्या हुआ, एंड होना स्टार्ट हो गया। तो आज की स्टोरी हम यहाँ तक देखेंगे कि कुषाण एम्पायर एंड हो गया और उसके बाद इंडिया के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस थे जो इन एम्पायर्स के इस्टेब्लिश होने की वजह से इंडिया के अंदर आए। काफी मेजर चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस आए। सबसे बड़े चेंजेस आपके किस में आए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, जो हम देखेंगे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उन सारी चीजों में चेंजेस आए। और एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, इशूइंग ऑफ कॉइन्स, कि इंडो ग्रीक्स पहले ऐसे थे जिन्होंने कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया और उसके बाद से कॉइन्स की हेल्प से हमें राजा और उनकी एक्टिविटीज के बारे में पता चलने लगा। उन्होंने हर टाइप के कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया, गोल्ड, सिल्वर और बाकी मेटल्स के भी उन्होंने कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया। उससे पहले कॉइन्स इशू नहीं किए जाते थे इंडिया के अंदर। तो आज की स्टोरी हम पढ़ेंगे कुषाण एम्पायर तक, उनके एंड होने की। जैसे ही कुषाण एम्पायर एंड होगा, जब तक हमने नियर अबाउट आपकी 500 ईयर्स की हिस्ट्री को कवर कर लिया होगा, नॉर्थ वेस्ट की साइड, नॉर्थ वेस्ट की साइड हमने नियर अबाउट 500 ईयर्स की हिस्ट्री को कवर कर लिया होगा। और हम BCE से AD या फिर सी के अंदर पहुंच चुके होंगे, बिकॉज BCE के सिर्फ 200 ही साल तो बचे हुए थे और हम तो नियर अबाउट 500 की बात कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड देयर रिजल्ट, ये हम मैप की हेल्प से देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर जब खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पर आपके शुंगा एम्पायर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था, ये रीजन पे किसका रूल स्टार्ट हुआ, इंडो ग्रीक्स का रूल स्टार्ट हुआ। अब देखो, a series of invasions took place from about 200 BCE. The first to cross Hindu Kush were the Greeks who ruled Bactria. बैक्टीरिया एक यहाँ पर एक रीजन मिलेगा आपको, ये अब फिलहाल ये अफगानिस्तान के अंदर लाई करता है, लाई साउथ ऑफ द ओकस रिवर इन द एरिया कवर्ड बाय नॉर्थ अफगानिस्तान। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स जब इंडिया के अंदर एंटर हुए, उन्होंने सबसे पहले कहाँ रूल किया, बैक्टीरिया के आसपास के एरिया के अंदर उन्होंने सबसे पहले रूल अपना स्टार्ट किया। अब उनके इन्वेजन का रीजन क्या था, वो क्यों इंडिया की तरफ मूव होना स्टार्ट हुए। पहले जो उनके आने से पहले जो बैक्टीरिया के अंदर एम्पायर चल रहा था, किनका एम्पायर चल रहा था, सेल्यूसिड एम्पायर चल रहा था, उसकी पोजीशन उस टाइम पे बहुत वीक थी। और अगर सिंपल सी बात है, कोई वीक है तो उनको कैप्चर करने कोई ना कोई जरूर आएगा। आज के टाइम पे भी अगर सपोज करो बीजेपी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उनके पास लीडर्स नहीं बचेंगे, तो कांग्रेस ट्राई करेगी कि वो बीजेपी को कैप्चर करे। सेम सिचुएशन उस टाइम थी कि वहां पर जो एम्पायर रूल कर रहा था वो बहुत वीक पोजिशन में था, तो उसका फायदा इंडो ग्रीक्स ने उठाने के लिए सोचा। दूसरा क्या था कि ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम द सेस्थियन ट्राइब्स, the later Greek rulers were unable to hold their power in this area. अब देखो, जो ग्रीक्स का खुद का एरिया था उसके ऊपर कौन रूल कर रहा था, उसके ऊपर सेस्थियन ट्राइब्स रूल कर रहे थे और ग्रीक्स रूलर्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा था उनसे लड़ना और उनके अगेंस्ट जाकर वहां पर पावर को मेंटेन रखना। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो पावर मेंटेन रखी नहीं जा रही, पावर को खोने से अच्छा है हम कहीं और चलते हैं और कहीं और जाकर रूल करते हैं। अब ऑप्शंस दो थे, एक इंडिया, दूसरा चाइना। अब चाइना के साथ सिचुएशन ये हुई कि उस टाइम पे चाइनीज वॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से उनको चाइना में एंटर होने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब उस प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े और उन चीजों को ना हैंडल करना पड़े, इसलिए उन्होंने इंडिया को बेस्ट समझा कि हम इंडिया के अंदर ही रूल करेंगे। बिकॉज उस टाइम तक मौर्यन एम्पायर भी खत्म हो चुका था, द ग्रेट अशोका की डेथ हो चुकी थी और अशोका के बाद के जितने रूलर्स थे वो हमने मौर्यन एम्पायर में भी देखा था कि काफी वीक थे, जो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक मेजर रीजन था
कि वो इंडिया की तरफ आए, और उनका आना सक्सेसफुल भी हुआ और उन्होंने रूल भी इंडिया के अंदर किया। In the beginning of the 2nd century BC, Greeks were the first to invade India. They occupied a large part of northwestern India. अलेक्जेंडर से भी ज्यादा एरिया को उन्होंने कैप्चर किया। जितने एरिया को अलेक्जेंडर ने कंक्वायर नहीं किया था, उससे ज्यादा इंडो ग्रीक्स ने किया। एंड इट इज बिलीव दैट दे पुश फॉरवर्ड टू एज फार एज अयोध्या एंड पाटलिपुत्र। ऐसा माना जाता है कि वो उन्होंने अपना एम्पायर अयोध्या और पाटलिपुत्र तक भी एक्सटेंड किया था। पाटलिपुत्र जो आज के करंट टाइम में आपका पटना का एरिया है, लेकिन बट वो वहां तक अपने आप को अच्छी तरह सेटल नहीं कर पाए, और उनका मेजर रीजन कौन सा रहा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही रहा। The Indo-Bactrian rule is important in the history of India because of the large number of coins issued by the Greek kings. अब इंडो ग्रीक का जो रूल था, उन्होंने जो इंडिया को रूल किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी वजह से है? बिकॉज उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए, और वो फर्स्ट वन थे जिसने इंडिया के अंदर कॉइन्स को इशू किया। और वो कॉइन्स भी किसको डेडिकेटेड थे? किंग्स को। जो राजा बना उसने अपने ही इमेजेस के कॉइन्स को इशू करवाया, और उन्हीं कॉइन्स से हमें मैक्सिमम हमें जितने भी राजा थे इंडो ग्रीक टाइम के पीरियड के, उनके बारे में पता है। किसकी हेल्प से पता है? कॉइन की हेल्प से ही पता है। बिकॉज इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू नो दैट आउट ऑफ द 42 इंडो ग्रीक किंग्स, नॉर्मली काउंटिंग में 42 इंडो ग्रीक किंग्स थे उस टाइम पे, जिसमें से 34 को हम सिर्फ कॉइन्स की वजह से जानते हैं कि हमने कॉइन पे उनकी इमेज देखी, इसलिए हमें पता है ये राजा हैं। उसके अलावा उनकी ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क हमें नहीं पता। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंडो ग्रीक किंग्स को देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट शाकास के ऊपर मूव करेंगे। पहले डेमेट्रियस, किंग ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने 190 के बीसी के टाइम पीरियड पे इंडिया को इन्वेड किया, और इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ किसके साथ? पुष्यमित्र शुंगा के साथ, जो क्या थे? शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे। शुंगा डायनेस्टी जिसने मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद उस एरिया को कैप्चर किया था। इवन पुष्यमित्र शुंगा ने ही जो लास्ट मौर्यन एम्पायर के रूलर थे उनको हराकर वहां पर शुंगा डायनेस्टी को फाउंडेशन रखा था। इन्होंने क्या किया था? इनका मेजर काम क्या था? इन्होंने बहुत लार्ज पार्ट को कंक्वायर किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, और अपने रूल को साउथ ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन तक सेटल किया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं मिनेंडर, जिनको हम मिलिंदा भी बोला जाता है कुछ टेक्स्ट के अंदर, और मिनेंड्रा भी कहा जाता है। इनका रूल रहा बेसिकली 165 BCE टू 145 BCE। इनको इंडो ग्रीक किंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्होंने अफगानिस्तान के साउथ के एरिया को भी कैप्चर किया, गांधार जो आपके जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में लाए, उस एरिया को भी कैप्चर किया, और वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर सभी को कैप्चर किया। इन्होंने कैपिटल क्या रखी? सकाला रखी। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने आगे गंगा यमुना दोआब की तरफ भी इन्वेजन किया था, यानी जो आपका यूपी बिहार वाला एरिया, उस तरफ भी वो आगे बढ़े थे, लेकिन वहां पर वो ज्यादा टिक नहीं पाए और फेल होकर उन्होंने अपना रूल नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही रखा। एक इम्पॉर्टेंट चीज इनके बारे में क्या है कि इंडिया रूल करना स्टार्ट करने के बाद ये एक नागासेना नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क से मिले, जो काफी फेमस उस टाइम के बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इनसे मिलने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद, इनसे इन्फ्लुएंस होने के बाद इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और ये भी एक बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए। ये हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी जैनिज्म और बुद्धिज्म वाली, उसमें भी हमने ये चीज मेंशन की थी। And he has been identified with the king Milinda mentioned in the famous Buddhist text Milind Panhu, Question of Milinda, which contain philosophical question that Milinda asked Naga Sena. जो मिलिंद पन्हु है, ये एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वो क्वेश्चंस हैं जो मिलिंदा ने नागासेना से पूछे थे बुद्धिज्म अडॉप्ट करने से पहले। एक चीज होती है ना, आप कोई चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो, आप अडॉप्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले आपके अंदर भी काफी क्वेश्चंस होते हैं उस चीज से रिलेटेड कि ये चीज कैसे है, क्या है, और फिर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो आप उस चीज को फॉलो करते हो। तो वो सेम पैटर्न मिलिंदा ने भी, मिनेंडर ने भी फॉलो किया था। नेक्स्ट
हर्मेस। ये लास्ट रूलर थे इंडो ग्रीक डायनेस्टी के, और इनको पार्थियंस ने भी डिफीट कर दिया था अराउंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी, जिससे क्या हुआ कि ग्रीक रूल जो था वो खत्म हो गया। लेकिन कुछ टाइम तक और चला किसी किसी एरिया के अंदर, बट ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि उसके बाद जो इनका रूल था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अब मेजर इम्पैक्ट क्या रहा इंडो ग्रीक्स का, बिकॉज ये फर्स्ट वन थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद। अब इनका कुछ तो इम्पैक्ट इंडिया के अंदर रहा होगा, अगर इन्होंने किसी चीज को 100 साल भी अगर आप कहीं पे रूल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करोगे कि आपका इम्पैक्ट वहां पर रहेगा। पहला इम्पैक्ट इनका ये था दैट दे वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स, जो हमने पहले भी ऊपर भी देखा था। और क्या था, दीज कॉइन्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस सेक्ट्स एंड कल्ट्स ऑफ दैट एरा, एसेप्शली शिवा एंड भगवता सेक्ट्स। अब देखो इंडिया के अंदर बहुत रूलर्स ने बहुत बार रूल किया है, जैसे कि हम बाद में देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कि मुगल्स ने रूल किया, तो वो सब कुछ इस्लामिक बनाना चाहते थे इंडिया के अंदर, बट ये ऐसे नहीं थे। जो इंडो ग्रीक्स आए और इनके बाद जो शाकाज या कुषाण एम्पायर भी आया, ये एम्पायर्स, ये लोग ऐसे नहीं थे जो इंडिया को कन्वर्ट करना चाहते थे, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया के रिलीजन्स को ही इम्प्रूव किया, उन्हीं को स्प्रेड करने में हेल्प की, और उनको कहीं ना कहीं माना भी। मतलब एक होता है ना कि आप कहीं किसी कंट्री में जा रहे हो और आप परमानेंट वहां स्टे करने लग जाओ, क्या बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका शिफ्ट हो गए, हाँ अमेरिका गए थे और अमेरिकन बनकर ही वहां रह गए। तो इनके साथ भी सेम चीजें थी कि इंडिया में आए थे एज अ आउटसाइडर, बट ये कंप्लीटली अपने जो इनका रूल था उसके दौरान, उस ड्यूरेशन के टाइम पर ये कंप्लीटली इंडियंस बनते चले गए, और इन्होंने इंडिया के फेवर में ही चीजें करना स्टार्ट किया। इन्होंने काफी ऐसी चीजें की जो इंडिया के लिए फ्यूचर में काफी बेनिफिशियल भी रही। और इंडो ग्रीक्स का इंपॉर्टेंट क्या रहा कि इन्होंने गंधारा आर्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो किसका इन्फ्लुएंस था, बोथ इंडियन एंड सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स का इंटरमिंगल होकर जिस आर्ट की फॉर्मेशन हुई थी। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ military governorship, and the governors were called strategoes, and they are well known for their monumental buildings and finely crafted object, and excavation of the cities reveals a great talent in urban planning। वो अर्बन प्लानिंग के अंदर बहुत अच्छे थे, उन्होंने इंडिया को वो चीज दी कि हाँ अर्बन प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, और इंडिया ने उस चीज को भी फॉलो किया। काफी ऐसी बिल्डिंग्स, काफी मॉन्यूमेंट्स जो थे जो उनके आर्ट के ऊपर बेस्ड थे। गंधारा आर्ट को इंडिया में आज तक भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है, और काफी ऐसी मॉन्यूमेंट्स, काफी ऐसी केव्स, काफी ऐसे बाद के टाइम पे रिलीजियस चीजें बनाई गई जो गंधारा आर्ट से इंस्पायर थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम आता है शाकास रूलर। शाकाइज इज द इंडियन टर्म फॉर द पीपल कॉल्ड सेक्शेशियन हु ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे, ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया से ही बिलोंग करते थे। जब इंडो ग्रीक्स का रूल खत्म हुआ, जब इन्होंने अपने रूल को स्टार्ट किया, और जैसा हमने क्लास के स्टार्टिंग में देखा था कि इन्होंने अपनी सेटलमेंट को 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। पहली ब्रांच कहाँ रह गई, अफगानिस्तान के अंदर, प्रोमिनेंट रूलर वोनोनस एंड स्पाले राइसेस। सेकेंड ब्रांच कहाँ सेटल हुई, पंजाब, जिसकी कैपिटल क्या रही, तक्षशिला रही। थर्ड ब्रांच कहाँ सेटल हुई, मथुरा के एरिया के अराउंड, जहां पर उन्होंने नियर अबाउट 2 सेंचुरीज तक रूल भी किया। एंड द फोर्थ ब्रांच जो सबसे इंपॉर्टेंट रही, द फोर्थ ब्रांच established hold over western India where they continue to rule till the 4th century CE। 4th century CE मतलब देखो 400 CE, तो ये काफी लंबा टाइम हो गया, नियर अबाउट 400 ईयर्स तक इन्होंने उस साइड रूल किया। And they ruled for the maximum period owing to flourishing economy based on the sea-borne trade in Gujarat, and also issued a large number of silver coin। अब यहाँ पर फेमस रूलर कौन से रहे, रुद्रदमन। He ruled over Sindh, Kutch and Gujarat, and also recovered from the Satavahanas, कोंकण, द नर्मदा वैली, मालवा एंड काठियावाड़। ये तो आपके रीजंस हैं, और सातवाहनास के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। ये
क्यों फेमस हुए रुद्रदमन हिस्ट्री के अंदर? ही इज फेमस इन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द रिपेयर ही अंडरटुक टू इम्प्रूव द सुदर्शन लेक इन द सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़. ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत. अब इनका मेजर फेमस होने का रीजन यही था कि जो सुदर्शना लेक थी इन्होंने उसको दोबारा से इम्प्रूव करवाया, जिससे सेमी एरिड जोन जो था काठियावाड़ का उसको काफी ज्यादा हेल्प मिली. ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था जो उस टाइम का माना गया. अब फिफ्थ ब्रांच जो थी शाकास की वो कहाँ स्टेब्लिश हुई? अपर डेक्कन रीजन के अंदर स्टेब्लिश हुई. इस एरिया के अंदर शाकास को ज्यादा जो वो होता है ना अपोजिशन नहीं मिला. बस क्या हुआ, जो किंग ऑफ उज्जैन थे वो इनसे बहुत इफेक्टिवली लड़े और वो सक्सेसफुल भी हुए शाकास को इस एरिया के अंदर हराने में. और जब उन्होंने शाकास को हराया उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया. उस टाइटल को हम कहते हैं विक्रमादित्य. आपने कई बार सुना भी होगा, काफी राजा महाराजा बाद के टाइम के जो हुए वो अपने आगे विक्रमादित्य टाइटल को लगाते थे. बट उस टाइटल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? उस टाइटल की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी. इसी इंसिडेंट के बाद से जो बाद के जितने भी राजा आए, जब वो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते थे तो वो अपने आप को इस टाइटल को अपने लिए यूज करते थे टू शो सुप्रीमेसी, अपनी ही सुप्रीमेसी को शो करने के लिए और अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए. और यहीं से एक एरा स्टार्ट होता है. विक्रम संवत is recalled from the event of his victory over the Shakas in 58 BC. From this time onwards, Vikram Aditya became a converted title. Whoever achieved anything great adopted this title. वही कि अगर कोई भी राजा इसके बाद से कुछ भी बड़ा अचीव करता था तो वो अपने आप को विक्रमादित्य टाइटल देते थे. अब आते हैं पार्थियंस. अब फर्स्ट सेंचुरी सी, बिकॉज जो शाकास थे नियर अबाउट उनका हर जगह डोमिनेंस कितना रहा? नियर अबाउट 100 ईयर्स का. एक्सेप्ट जो ये फोर्थ ब्रांच थी इस एरिया को छोड़कर हर जगह उनकी जो भी रूल था वो नियर अबाउट 100 ईयर्स तक ही रहा. और उसके बाद चीजों को पार्थियंस ने टेक ओवर किया. द शाकास डोमिनेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज फॉलोड बाय डेट ऑफ द Parthians. In many ancient Sanskrit texts, they are mentioned together as Shaka and Pallava. कई जगह ऐसा भी कहा जाता है टेक्स्ट के अंदर कि ये दोनों एक ही टाइम पर थे, कि इन दोनों के अंदर, दोनों डायनेस्टी के अंदर बहुत कम टाइम पीरियड का डिफरेंस था. ओरिजिनली द पार्थियंस लिव्ड इन ईरान फ्रॉम वेयर दे मूव टू इंडिया. ये कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे और ईरान से इन्होंने फाइनली इंडिया की तरफ मूव किया था. इन कंपैरिजन विद द ग्रीक्स एंड द शाकास दे ऑक्यूपाइड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी. अब जितना इफेक्ट इंडो ग्रीक्स का रहा स्टार्टिंग में, उसके बाद शाकास का रहा, उतना पार्थियंस का नहीं रहा ऐसा माना जाता है. और इन्होंने कुछ टाइम तक रूल किया और बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ, जो कुषाण एम्पायर था, कुषाण्स थे, उन्होंने इनको टेक ओवर कर लिया. और फिर काफी लंबे टाइम तक कुषाण एम्पायर ने ही नॉर्थ वेस्ट एरिया के ऊपर रूल किया. तो पार्थियंस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर ज्यादा डीप जाना. सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है और थोड़ा सा आपको बता भी दिया है. अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप रीड भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी, या फिर पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाकर भी आप देख सकते हो. अब बात करते हैं कुषाण एम्पायर. The Parthians were followed by the Kushans, who were also called Yuichis, moon tribe. The Kushans were one of the nomadic tribal people who were originally from the steppes of North Central Asia, जो एक चाइना के नेबरहुड का रीजन था. इन्होंने सबसे पहले किस चीज को ऑक्यूपाई किया? नॉर्थ अफगानिस्तान को, सेम एरिया को ऑक्यूपाई किया जिसको इंडो ग्रीक्स ने किया था. एंड where they displaced the Shakas and generally moved to the Kabul Valley and seized Gandhara by crossing the Hindu Kush, replacing the rule of Greeks and the Parthians in this area. तो कुशान्स ने स्टार्टिंग कहाँ से की? इंडो ग्रीक वाले सेम रीजन से, नॉर्थ अफगानिस्तान से. और धीरे धीरे थोड़ा बहुत रूल भी जो शाकास का बचा हुआ था या पार्थियंस का बचा हुआ था उसको भी शाकास ने खत्म किया और फाइनली कुशान्स ने खत्म किया. और उसके बाद कुशान्स ने पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कवर किया. And finally they set up their authority over the lower Indus basin and the greater part of the Gangetic basin also. Their empire extended from the Oxus to the Ganga, from Khorasan in Central Asia to Varanasi in Uttar Pradesh. A good part of Central Asia
portion of Iran, a portion of Afghanistan, the whole of Pakistan and almost the whole of northern India were brought under one rule by the कुषाण। तो काफी टाइम पीरियड के बाद, कुछ 200-250 साल के बाद ऐसा कोई एम्पायर था जिसने काफी बड़े एरिया को दोबारा से कैप्चर किया था। अब कुषाण डायनेस्टी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? हाउस ऑफ चीफ से, जिनको हम क्या कहते हैं, खदफिसिस, इनसे स्टार्ट हुई थी। अब पहले इनके खुजुला खदफिसिस, इनका रूल कितना रहा? 15 सीई से लेकर 64 सी तक इनका रहा। इन्होंने क्या किया? पूरे कुषाण एम्पायर को यूनिफाइड किया। इन्होंने कॉइन्स को मिंट किया, किसके, उस कौन से मेटल में? कॉपर में। एंड इट इज बिलीव टू हैव इनिशिएटेड द रोमन और टाइप कॉइन्स टू फैसिलिटेट ट्रेड। और ऐसे भी माना जाता है कि इन्होंने रोमन टाइप कॉइन्स को भी यूज किया, किसके लिए? ट्रेड के लिए। His coins have been found south of the Hindu Kush. Mainly इनके coins कहाँ मिले हमें? South of the Hindu Kush mountains. And his coins gave an idea about his association with Buddhism. इनके coins को देखकर ये भी पता चला कि ये भी बुद्धिज्म से कहीं ना कहीं इफेक्ट थे और बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं मानते थे। और इन्होंने फिर 2 टाइटल भी अपने नाम किए, सच्चा धर्मिता और धर्मतिदा। अब इसके बाद के रूलर कौन थे? विमा खदफिसिस II, जिनका रूल कितना रहा? 64 CE टू 78 CE। ये इन्हीं के बेटे थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गंधार को भी कंक्वायर्ड किया पार्थियन से और अपने किंगडम को ईस्ट ऑफ द इंदस, मथुरा रीजन तक एक्सटेंड किया। और इन्होंने बहुत अमाउंट के अंदर गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क। ये ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुषाण रूलर। इनके टाइम पे क्या हुआ था? इनके टाइम पे सबसे ज्यादा पीक पर था आपका जो कुषाण एम्पायर था वो। इन्होंने जितना हो सके कुषाण एम्पायर को हर तरफ एक्सटेंड किया था। नीचे भी मध्य प्रदेश तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। इधर की बात करें तो इन्होंने उत्तर प्रदेश तक एक्सटेंड कर दिया था। आगे बिहार तक भी एम्पायर को ले गए थे। और नॉर्थ जो वेस्ट का एरिया था वो तो इन्होंने कंप्लीटली कवर कर ही लिया था। The valuable information about Kanishk is provided by the famous Rabatak inscription, जो कहाँ पर है? आपकी अफगानिस्तान के अंदर। इन्होंने देवपुत्र टाइटल को भी अडॉप्ट किया था। एंड ऑन सम कॉइन्स हैज बीन शो वियरिंग अ पिग्ड हेलमेट। और कुछ कॉइन्स के अंदर ये कैसे शो होते हैं? एक हेलमेट के साथ इनको शो किया जाता है। इनके एम्पायर की 2 कैपिटल थी, एक पुरुषापुरा जिसको हम पेशावर भी कहते हैं, जो आज के टाइम पे आपको पाकिस्तान वाले रीजन में मिलेगी, वेयर कनिष्का इरेक्टेड अ मोनेस्ट्री एंड अ ह्यूज स्तूपा टू हाउस द बुद्धास रेलिक। एंड द सेकंड वन वाज एट मथुरा। और दूसरी कैपिटल कौन सी थी इनकी? मथुरा थी। ये 2 इनकी कैपिटल थी। और हमें क्या पता चलता है कि ये भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और बुद्धिज्म को एक्सटेंड करने में, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ उस टाइम पर रहा। वो क्यों रहा? बिकॉज जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके टाइम पे ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? वो भी कनिष्का के टाइम पे कनिष्का ने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लिया था कि जो बुद्धिज्म के 2 सेक्ट्स हैं, हीनयान और महायान, उनके अंदर बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। वो चीज भी कब हुई थी? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर, जो किसके रीन के अंदर ऑर्गेनाइज हुई? कनिष्का के रीन के अंदर ही ऑर्गेनाइज करवाई गई। और एक ही किसके लिए फेमस थे? दैट ही स्टार्टेड एन एरा 78 C which is now known as शाका एरा and it is used by the government of India for its calendar। आज के टाइम पे भी जो हमारे कैलेंडर के लिए जो चीजें यूज की जाती है, जो एरा यूज किया जाता है, वो किसका स्टार्ट करवाया हुआ था? किसके टाइम पीरियड है? कनिष्का के टाइम पीरियड पे इन्होंने ही उस चीज को स्टार्ट करवाया था। अश्वघोषा जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी थी, चरक जिनको आप आज भी आप नाम सुनते होंगे, द फादर ऑफ आयुर्वेदा, नागार्जुना अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ द महायान डॉक्ट्रिन एंड प्रोपाउंडेड द मध्यमाका विच फोकस ऑन एम्प्टीनेस। ये सभी किसके टाइम पीरियड पे थे? कनिष्का के टाइम पीरियड पे ही थे। और ये काफी फेमस उस टाइम की पर्सनैलिटीज हुआ करती थी और आज के टाइम पे भी हम इनके बारे में
काफी सुनते और काफी पढ़ते रहते। तो ये सारी पर्सनैलिटी किसके टाइम पे थी? आपके कनिष्का के टाइम पीरियड पे ही थी। और एक इम्पॉर्टेंट काम और कनिष्का ने क्या किया था कि उन्होंने गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर को काफी ज्यादा फेमस किया था, और जिससे एक इंडिया के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। वासुदेवा, द लास्ट कुषाण एम्पायर। अब देखो, हम इससे भी पता लगा सकते हैं, वासुदेवा नाम से भी, नॉर्मली हमारे जो हिंदुज्म के अंदर जो कृष्ण भगवान है, उनके उनके पिता के नाम, उनको वासुदेव कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण उनके पिता के नाम से। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि कुषाण भी आए तो बाहर से थे, लेकिन वो इतने इंडियन बन चुके थे कि अब उनके जो बाद के रूलर्स के नाम थे वो भी इंडियन आपको दिखाई देंगे। वो भी नाम कैसे हो गए थे? इंडियन हो गए थे, और उन्होंने इंडिया के कल्चर को बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट कर लिया था। इसलिए हर बाहर से आई हुई चीज या हर बाहर से आए हुए राजा, एम्पायर, लोग भी गलत नहीं होते। ऐसे एंशियंट हिस्ट्री में ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं था। आज की सिचुएशन और जब की सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब थर्ड सेंचुरी के आते आते, 300 सी के आते आते जो कुषाण एम्पायर था वो भी अपने डिक्लाइनिंग फेज पर चला गया था। अब देखो, हर रूलर बहुत कैपेबल नहीं हो सकता, कुछ कैपेबल होंगे, कुछ कम कैपेबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि हाँ चीजों को मेंटेन कर लें, बट अपने से आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीजों को नहीं छोड़कर जा सकते। सभी की अपनी कहानी होती है, इसीलिए सभी एम्पायर, एम्पायर कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, एंड तो होगा ही होगा। इसीलिए इसी टाइप से ये लास्ट कुषाण एम्पायर रहे। इनके और कनिष्क के बीच में कुछ एम्पायर और रहे, जिन्होंने एम्परर और रहे, जिन्होंने कुछ ज्यादा मेजर डिसीजंस नहीं लिए, कोई भी अलग काम नहीं किया जिसकी वजह से हिस्ट्री उनको रिकॉर्ड करे। इसलिए उन रूलर्स के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और इस तरह से 300 सीई 300 सीई तक आते आते हमारा जो कुषाण एम्पायर था वो भी एंड होना स्टार्ट हुआ, और फाइनली एंड हो भी गया मिड 3rd सेंचुरी तक। अब इम्पैक्ट क्या रहा सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट का? इतने एम्पायर इस्टेब्लिश हुए तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो वो काफी इंडिया के ऊपर उनका रहा होगा। पहला, पॉटरी एंड आर्किटेक्चर के अंदर बात करें तो इस टाइम पे जो पॉटरी थी वो कौन सी यूज होती थी? वॉज रेडवेयर, बोथ इन प्लेन एंड पॉलिश्ड फॉर्म, और उसके अलावा दैट डिस्टिंक्टिव पॉट्स बीइंग स्प्रिंकलर्स एंड स्पाउटेड चैनल्स। तो ये बेसिकली रहा पॉटरी से रिलेटेड। अब ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो क्या रहा कि डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गए। अब देखो, सेंट्रल एशिया से क्या हो गया? इंडिया के डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गए थे। उससे क्या हुआ कि दोनों जगह के अंदर जो ट्रेड का मामला था वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और मेनली जो डील थी वो गोल्ड में होना भी स्टार्ट हो गई, और गोल्ड के अंदर भी काफी अच्छी डीलिंग होने लगी। दूसरा, एक सिल्क रूट भी फॉर्म हो गया था सेंट्रल एशिया इंडिया के बीच में, जो एक चाइना से स्टार्टिंग हुई जिस सिल्क रूट की, वो भी एक वेल एस्टेब्लिश तरीके से उस टाइम पीरियड के अंदर देखा गया। उसके अलावा क्या हुआ कि जो कुशान्स और शाकास थे उन्होंने बहुत अच्छी कैवलरी को इंट्रोड्यूस किया, और उनकी वजह से जो राइडिंग हॉर्सेस थे वो काफी पॉपुलर हो गए, और जो आने वाले राजा थे वो हॉर्सेस का काफी अच्छी तरह यूज करने लग गए। अगर हम मौर्यन एम्पायर या मगधा एम्पायर के बारे में जब देखा था तो वो हॉर्सेस का नहीं, एलिफेंट्स का यूज करते थे ज्यादा, लेकिन शाकाज और कुशान्स ने क्या किया? हॉर्सेस को काफी पॉपुलर किया, जिसके बाद हॉर्सेस का यूज एम्पायर के अंदर रूल करने के लिए काफी ज्यादा होने लगा, और आर्मी भी हॉर्सेस को ज्यादा यूज करने लगी। उसके अलावा उन्होंने ट्यूनिक, टर्बन, ट्राउजर, हैवी लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग बूट्स, इन सबको भी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर किया, इन चीजों को भी, और ये चीजें आज तक भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इंडियन सोसाइटी, काफी नए एलिमेंट्स शाकाज और कुषाण रूलर की वजह से इंडियन कल्चर के अंदर आए, बिकॉज उनकी कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई अपनी लैंग्वेज नहीं थी, कोई रिलीजन नहीं था, तो उन्होंने कंप्लीटली इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट किया और खुद इंडियन बने, और उसके बाद इंडिया की ही चीजों को पॉपुलैरिटी देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से
काफी इंडिया की ही चीजें पॉपुलर होना स्टार्ट हुई। उसमें से वन ऑफ द, अगर रिलीजन की बात करें तो आपका क्या है, बुद्धिज्म। आर्ट की बात करें तो आपका गांधारा एंड मथुरा स्कूल आर्ट। तो उन्हीं चीजों को उन्होंने प्रमोट किया, बिकॉज उनकी खुद की कोई स्क्रिप्ट, कोई लैंग्वेज, रिलीजन नहीं थी। अगर खुद की कोई लैंग्वेज होती तो वो उस लैंग्वेज को प्रमोट करते, बट खुद की नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंडियन लैंग्वेज को, जिसको ही ज्यादा प्रमोट किया। अब रिलीजन में वही है कि कुछ रूलर्स ने अपने आप को वैष्णविज्म में कन्वर्ट किया, जो विष्णु की वर्शिप करना स्टार्ट किया। कुछ ने अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट किया, बुद्धिज्म को इंक्रीज किया। कुछ रूलर्स ने शैविज्म को अपनाया और शिवा की पूजा स्टार्ट की और उसी चीज को प्रमोट किया। आर्ट एंड लिटरेचर, जो इस टाइम पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट चीजें रही, उसमें एक इम्पोर्टेंट चीजें क्या रही आपकी, स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? It is a large hemispherical dome having a central chamber in which relics of the Buddha or some Buddhist monks are kept in a small casket, and the base is surrounded by a path for clockwise circumambulation pradakshina enclosed by wooden railing which were later made in stone. अब उस टाइम के 3 मेन स्तूपा थे आपका, बरहुत, सांची स्तूपा और उसके अलावा एक आपका अमरावती का स्तूपा था। ये सारे स्तूपा क्या थे, उस टाइम के काफी फेमस स्तूपा थे। स्तूपा बेसिकली कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, आपके बुद्धिज्म से ही रिलेटेड हैं, जिनके अंदर आपको बुद्धा की कुछ रेलिक्स मिलेंगे, साथ में कुछ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क की रेलिक्स की आपको मिलेंगी। और उसके अलावा क्या स्टार्ट हुआ, स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर, जिसके अंदर आपका गांधारा, मथुरा और अमरावती, ये सारे स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुए। अब हम इनको भी डिटेल में देखते हैं। गांधारा, मथुरा एंड अमरावती स्कूल। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या रहा, गांधारा पे क्या रहा, हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट। मथुरा कैसे डेवलप हुआ, इट वॉज डेवलप इंडिजीनियसली, ये इंडिया के अंदर ही डेवलप हुआ और ये किसी एक्सटर्नल कल्चर से इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया और ये प्रॉपर इंडियन कल्चर ही था। अमरावती स्कूल, इट वॉज ऑल्सो डेवलप इंडिजीनियसली एंड इसमें भी कोई एक्सटर्नल कल्चर का इफेक्ट देखने को नहीं मिला। गांधारा स्कूल के अंदर क्या यूज होता था, ब्लूइश ग्रेट सैंडस्टोन यूज की जाती थी, while the later period saw the use of mud and stucco also. मथुरा स्कूल के अंदर क्या यूज की जाती थी, मेनली रेड सैंडस्टोन यूज की जाती थी। एंड अमरावती स्कूल की जो चीजें होती थी, जो स्कल्पचर्स होते थे, उनके अंदर आपका व्हाइट मार्बल यूज किया जाता था। गांधारा स्कूल से रिलेटेड जो स्कल्पचर्स थे वो कौन से रिलीजन के अंदर ज्यादा मिले, बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर ज्यादा मिलते हैं। मथुरा स्कूल ने तीनों रिलीजन्स को कवर किया, हिंदुज्म को भी कवर किया, जैनिज्म को भी कवर किया और बुद्धिज्म को भी कवर किया। तीनों से रिलेटेड स्कल्पचर्स आपको मथुरा स्कूल आर्ट से मिलेंगे। और सेम अमरावती ने भी सेम विद गांधारा की तरह मेनली किसका इन्फ्लुएंस था, बुद्धिज्म का ही इन्फ्लुएंस था। अब गांधारा स्कूल को किसने फेमस किया, कुशांस ने। मथुरा को किसने किया, कुशांस ने। अमरावती स्कूल को किसने किया, सातवाहनाज ने। सातवाहनाज को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। कौन से एरिया के अंदर डेवलप हुई, ये कहाँ डेवलप हुआ, गांधार स्कूल आर्ट था तो ऑब्वियसली कहाँ डेवलप होगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। अब मथुरा है तो मथुरा के अंदर तो डेवलप हुआ ही हुआ होगा। और अमरावती, आज के टाइम पे आप अमरावती की जो लोकेशन देखेंगे वहीं पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट उस टाइम पे डेवलप हुआ था, जो आपका कृष्णा गोदावरी की लोअर वैली वाला रीजन है। और जो अमरावती वाला आज के टाइम पे एरिया है, उसी सेम एरिया के अराउंड ही ये चीजें डेवलप हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बट सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और भी कोई चीज हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।